विगत दिनों से भारत और पाकिस्तान के बीच व्याप्त तनाव पर विभिन्न प्रकार की खबरें, प्रचार और दुष्प्रचार दोनों देखने के लिए मिल रहे हैं। और इसी के संदर्भ में हमारे पास जो कुछ थोड़ा ऑथेंटिक प्रामाणिक खबरें हैं, हमने सोचा कि उसको लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ जाए। क्योंकि संकट के इस दौर में प्रामाणिक खबरों का मिलना अपने आप में बहुत ही दुरूह है, किंतु फिर भी जो भी कुछ हमारे पास थोड़ी बहुत खबरें हैं, हम उससे आपको अवगत कराना चाहेंगे। और जो विभिन्न माध्यमों से दुष्प्रचार चलाए जा रहे हैं, उनसे आपको सावधान भी करने का प्रयत्न करेंगे। क्योंकि यदि हम देखें तो हम परम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास एक जवाबदेह सेना है, अपनी एक उत्तरदायी सेना है, जिसको अपनी जवाबदेही और उत्तरदायित्व का अपने देश के प्रति, अपने लोगों के प्रति, अपने जन के प्रति उत्तरदायित्व का भली प्रकार ज्ञान है, जो शौर्य में और पराक्रम में स्वयं इंद्र के समान हो। किंतु दुर्भाग्य हमारा यह भी है कि इसी देश में हमारे पास चंद टके पर डॉलर के हेतु अपनी ईमान गिरवी रखने वाले मीडिया के चैनल भी हैं, जिन्हें अपनी साख की भी परवाह नहीं और स्वयं के साख की परवाह ना हो तो चलने वाली चीजें हैं। समस्या तो यह है कि इन्हें अपने राष्ट्र और समाज के भी साख की कोई परवाह नहीं है। यही कारण है कि जब जब मीडिया चैनल और प्रतिष्ठानों के रेटिंग होती है तो उसमें इनकी स्थिति हमेशा गिरी हुई पाई जाती है। और जिस प्रकार की रिपोर्टिंग इस समय ये कर रहे हैं, आने वाले समय में ये न केवल अपने साख को गिरवी रखने जा रहे हैं, अभी तो ये भारत के भी साख को कहीं न कहीं हनित कर रहे हैं, चोटिल कर रहे हैं, चोट पहुंचा रहे हैं। साथ ही साथ एक और सबसे बड़ी समस्या हमारी है, हमारी बेहूदी तथा नशेड़ी युवा पीढ़ी, जो मानसिक और शारीरिक दोनों ही प्रकार के नशे के शिकार है, नशे की लत है इनमें। युद्ध का डंका पीटा जा रहा है, चारों तरफ डीजे चलाए जा रहे हैं, डांस किए जा रहे हैं। इससे युद्ध नहीं जीते जाते। आप समाज के ताने और बाने के कुल नुकसान पहुंचा रहे हैं, बेहयाई कर रहे हैं, सड़कों पर मौज उड़ा रहे हैं, यातायात को प्रभावित कर रहे हैं, आने जाने वाले लोगों के साथ सड़कों पर बदतमीजी कर रहे हैं। यही देश के प्रति वफादारी है, यही देश के प्रति जिम्मेवारी है। डीजे पर नाचने से युद्ध जीते जाते हैं। अगर तुम्हारे अंदर कोई इतनी भी देश के प्रति जज्बा है तो जो वहां नौशेरा में, जो जम्मू कश्मीर में, जो राजस्थान में युद्ध से पीड़ित लोग हैं, उनके लिए कुछ कीजिए। चलिए, इसी बीच एक और भी ढिढोरा पीटा जा रहा है। युद्ध शुरू हो गया, युद्ध शुरू हो गया। कुछ मीडिया चैनलों के द्वारा तो इस प्रकार के थंबनेल बनाए जा रहे हैं और उसमें साफ साफ लिखा जा रहा है, कराची पर कब्जा, इस्लामाबाद पर कब्जा, लाहौर पर कब्जा, तो पाकिस्तान के 5 खंड, तो पाकिस्तान के 8 खंड। कृपया इन फंफनी खेज खबरों के माध्यम से टीआरपी बटोरने के लिए देश की विश्वसनीयता और देश की गरिमा को खंडित मत कीजिए। आज वर्ल्ड में भारतीय मीडिया की थू-थू हो रही है, कोई इनके बातों पर रत्ती मात्र विश्वास करने वाला नहीं है। क्यों? तो सिर्फ और सिर्फ चंद डॉलर के लिए, कि कैसे टीआरपी के चक्कर में, कैसे सनसनीखेज चक्कर के माध्यम से जो है विभिन्न प्रकार के थंबनेल बना के लोगों को आकर्षित किया जाए खबरों के प्रति और डॉलर कमाया जाए, पूंजी इकट्ठा किया जाए। चलिए, हम अभी तक जो घटनाक्रम है उसके बारे में संक्षेप में आपको अवगत कराने का प्रयत्न करेंगे। और यहाँ हम यह भी जानेंगे कि हम अभी तक, आप कहेंगे सर आप वार शब्द का प्रयोग करने से बच रहे हैं, वार होता क्या है फिर? इतना घटनाक्रम जो है चल रहा है,
इतनी दोनों तरफ से जो है तनातनी चल रही है, अभी भी आप इसको वार नहीं मानते? बिल्कुल वार नहीं मानते हैं, क्योंकि यह वार है ही नहीं, यह झड़प है। और मैं इसे केवल और केवल झड़प ही मान सकता हूं, क्योंकि वार और झड़प के बीच बुनियादी अंतर होता है। हम सिलसिलेवार तरीके से अभी तक के घटनाक्रमों पर प्रकाश डालेंगे और तत्पश्चात हम इसको भी स्पष्ट करने का प्रयत्न अवश्य करेंगे। सर्वप्रथम पहलगाम में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकियों के मत द्वारा बर्बर तरीके से भारतीय लोगों पर कार्रवाई की जाती है। वहाँ पर कुछ निहत्थे लोगों को टारगेट पर लिया जाता है और उनके साथ बर्बरता की जाती है। लगभग 26-28 लोगों की सरेआम गोलियों से हत्या कर दी जाती है। तत्पश्चात हत्या कर दी जाती है और तत्पश्चात उसी के क्रम में भारतीय सेना द्वारा भी प्रतिकार के स्वरूप पाकिस्तान पर कुछ मिसाइलों के माध्यम से स्ट्राइक किया जाता है। प्रत्युत्तर में या प्रतिक्रिया स्वरूप पाकिस्तान के द्वारा भारत में ड्रोन के द्वारा भारतीय क्षेत्रों को टारगेट बनाने का प्रयत्न किया जाता है और वहीं से दोनों तरफ क्रिया और प्रतिक्रिया का दौर शुरू होता है। इसीलिए हम इसे वार का नाम नहीं दे रहे हैं, हम इसे मात्र एक झड़प कह के संबोधित कर रहे हैं। क्योंकि वार और झड़प के बीच जो अगर हम थोड़ा सा, हम कोई डिफेंस से तो है नहीं कि इतना बेहतर तरीके से उसको परिभाषित कर सके, लेकिन जितना मुझे जानकारी है तो मीडिया बंधुओं से कहना चाहेंगे, जो यूट्यूबर हैं उनको अवगत कराना चाहेंगे कि वार और झड़प के बीच कुछ बुनियादी फर्क होता है। झड़प वह है कि आपने हमको एक थप्पड़ मारा, हमने आपको 2 झापड़ लगा दिया। आपने हमको लाठी से मारा, हमने आपको डंडे से मार दिया। यह झड़प होता है, यानी क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया। लेकिन वार अथवा जंग या युद्ध तब हम कहेंगे कि जब आपने हमको एक झापड़ मारा और हमने आपको अनगिनत झापड़ लगा दिए। हमने केवल आपको टारगेट ना करके आपका घर जला दिया, आपके खेत खलिहान को नुकसान पहुंचा दिया। ये जंग होता है। यानी झड़प जो होता है वह लिमिटेड होता है, यानी क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया उसमें दिखाई देती है। और जंग में ऐसा कुछ नहीं होता है, जंग अनलिमिटेड होता है, वह क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया से कहीं ऊपर होता है। तो अभी भारत और पाकिस्तान के बीच जो भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं वह क्रिया और प्रतिक्रिया तक ही सीमित हैं, इसलिए हम उसे जंग का नाम ना दें तो बेहतर होगा। हाँ, यह जंग के लिए एक पृष्ठभूमि अवश्य तैयार कर रही हैं, जो भावी समय में किसी भी समय जंग को के लिए एक आधार तैयार कर सकती हैं, जंग को दावत दे सकती हैं। कभी भी जंग के लिए रास्ते खोल सकती हैं, मोर्चे खोल सकती हैं, कभी भी जंग के मोर्चे खोले जा सकते हैं। चलिए, अभी तक के घटनाक्रम में अगर देखें तो उसमें सरकार के द्वारा भारतीय सेना प्रमुख को टेरिटोरियल आर्मी के तैनाती का भी अधिकार दे दिया गया है। यानी यदि भारतीय सेना प्रमुख आवश्यक समझें तो वह टेरिटोरियल आर्मी को भी तैनात कर सकते हैं, उसकी तैनाती भी कर सकते हैं और उसमें उन्हें किसी के अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। आप कहेंगे टेरिटोरियल आर्मी क्या होती है? तो इसको एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि रिजर्व भी कहें, वैसे रिजर्व फोर्स अलग चीज़ है, लेकिन उसको हम रिजर्व आर्मी के समतुल्य अगर मान के चलें तो बेहतर होगा। ये लोगों को लिमिटेड वार की ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे इस समय हमारे जो है धोनी जी हैं, इनको कर्नल की उपाधि दी गई है। ये भी 6 महीने के जो है ट्रेनिंग कर चुके हैं, ये भी टेरिटोरियल आर्मी के ही सदस्य माने जाएंगे। सचिन पायलट महोदय हैं। इसी प्रकार से कई ऐसे लोग हैं, आप कपिल देव को भी उसमें रख सकते हैं, सचिन तेंदुलकर को भी रख सकते हैं। तो ये सारे लोग उसमें जो है पहले से ले चुके हैं। हरभजन सिंह का भी नाम आता है। तो कई ऐसी ख्यातियाँ, लगभग बताया जाता है कि इनकी संख्या इस समय लाखों में है। फिर भारत द्वारा उसी प्रतिक्रिया स्वरूप पाकिस्तान के लगभग अब तक पाकिस्तान द्वारा जो है भारत के
लगभग प्रतिक्रिया स्वरूप जब भारत के द्वारा जो है स्ट्राइक किया गया, उसके प्रतिक्रिया स्वरूप अभी तक जो पाकिस्तान के द्वारा उसका जवाब दिया गया है, जो आक्रमण किया गया है, उसमें लगभग भारत के 36 ठिकानों को निशाना बनाने का प्रयत्न किया गया है, जिस हेतु उन्होंने 400 ड्रोनों का प्रयोग किया है। और इसमें जो भारतीय सेना के द्वारा ऑफिशियल तरीके से अभी तक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी साझा की गई है, उसमें स्पष्ट तौर पर बताया गया है कि इसमें से अधिकांश ड्रोन तुर्की और चीन निर्मित हैं और जिसकी आशंकाएं पहले से ही की जा सकती थी और की जा रही थी। तत्पश्चात भारत के द्वारा भी जवाबी कार्रवाई की जा रही है और अभी मिली ताज़ा अपडेट के अनुसार जो सेना के द्वारा ब्रीफिंग में अवगत कराया गया है, भारत के द्वारा लगभग पाकिस्तान के 6 मिलिट्री बेस को तबाह किया गया है। साथ ही साथ वहाँ लाहौर में एक HB9 करके जो चीन निर्मित एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसको S-300 के समतुल्य माना जाता है, जो रशियन डिफेंस सिस्टम S-300 है उसके समतुल्य माना जाता है, उसको भारत ने नष्ट कर दिया है, तबाह कर दिया है, नेस्तनाबूद कर दिया है। साथ ही साथ पाकिस्तान के 2 फाइटर जेट्स को गिराने में भी भारत को कामयाबी मिली है और कई उनके स्ट्रेटेजिक लोकेशन को भी भारत ने निशाना बनाया है। जबकि पाकिस्तान के द्वारा भारतीय क्षेत्र में तुर्की और चीन निर्मित ड्रोनों के माध्यम से जो टारगेट करने का प्रयत्न किया गया, उसमें से अधिकांश को भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया है। हाँ, यहाँ भी भारत के लिए एक चुनौती अवश्य है। यहाँ एक खबर यह भी मिल रही है कि अभी तक पाकिस्तान के द्वारा जितने भी ड्रोन भेजे गए हैं उसमें से अधिकांश बारूद विहीन ड्रोन थे, यानी वो हमको वार में उलझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि हम अपना जो डिफेंस है उसको बर्बाद कर दें इनके जो है खोखे वाले ड्रोनों पर, और बाद में वो भारी हथियारों से हमको टारगेट बनाएं, हमको निशाना बनाएं। लेकिन इस चीज़ को समय रहते हमारी आर्मी समझ चुकी है और जो माननीय कर्नल सोफिया महोदया हैं उनके द्वारा इस चीज़ पर स्पष्टीकरण भी दिया जा चुका है। और जो है जिस आशंका को हम पहले से मान के चल रहे थे, उस आशंका पर जो है उन्होंने मुहर भी लगा दिया। उन्होंने भी साफ साफ कहा है कि इनके माध्यम से पाकिस्तान हमारे एयर डिफेंस सिस्टम के ताकत की टोह लेना चाहता था और साथ ही साथ इनके माध्यम से वो हमारी कुछ खुफिया सूचनाओं या खुफिया तैयारियों को भी हासिल करना चाहता था, लेकिन हमने इसको नाकाम कर दिया है। किंतु फिर भी मैं पुनः कहना चाहूँगा कि हमारे लिए चुनौती भी है, कहीं ना कहीं हमें इस पर अलग तरीके से कार्य करना होगा, क्योंकि यह खोखों के माध्यम से हमारे डिफेंस और हमारे जो है जो महत्वपूर्ण अपनी डिफेंस से संबंधित मिसाइलें हैं उनको ये चाहता है कि नष्ट करें और बाद में हम इसका अच्छा खासा हमको जो है कार्य करने का अवसर मिले या अपने हिसाब से हमला करने का अवसर मिले। अब हम देखेंगे कि इस समय वैश्विक देशों का, अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का इस पर क्या रुख है युद्ध पर। तो अभी तक दोनों ही देशों की तरफ खेमेबंदी में कोई देश खुल के सामने नहीं आ रहा है, सिवाय इजराइल और तुर्की को छोड़ के। इजराइल पूरी तरीके से भारत के फेवर में मुस्तैद दिख रहा है, तो तुर्की पूरी तरीके से विभिन्न उपक्रमों से पाकिस्तान को मदद कर रहा है, चाहे वो नेवल सपोर्ट हो, चाहे वो ड्रोन के माध्यम से, चाहे वो विभिन्न आर्थिक तौर पर भी वो पूरी तरीके से पाकिस्तान की खेमेबंदी में खड़ा दिख रहा है। थोड़ा थोड़ा चाइना भी पाकिस्तान के खेमे में दिख रहा है, लेकिन अभी जो है चीन के किसी आधिकारिक मुखपत्र के माध्यम से इस पर किसी भी प्रकार के बयानबाजी से बचा जा रहा है। तो अभी जो वैश्विक बिरादरी है वह दोनों ही देशों के साथ खुलकर आने से बच रही है, और जो विश्व के प्रतिष्ठित देश हैं, जो कुछ शक्तिशाली देश हैं, उन देशों के द्वारा कहीं ना कहीं इस युद्ध, इस झड़प को यहीं पर रुकवाने का प्रयत्न किया जा रहा है और यह युद्ध में ना परिवर्तित होने पाए, इसी से के संदर्भ में उपक्रम किए जा रहे हैं। साथ ही साथ हम देखें तो इस संदर्भ में मीडिया चैनल व यूट्यूबर द्वारा स्वयं को अति जवाबदेह बताने का प्रयत्न किया जा रहा है।
प्रत्येक जो मीडिया चैनल है वह स्वयं को ही जवाबदेही का सबसे बड़ा अड्डा बताने का प्रयत्न कर रहा है, जवाबदेही का सबसे बड़ा सिरमौर बताने का प्रयत्न कर रहा है। जो यूट्यूबर हैं वो भी एक दूसरे पर केवल आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं, एक दूसरे पर आक्षेप लगा रहे हैं और स्वयं को ही सबसे जवाबदेह बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। स्वयं को नागरिक के एक आदर्श चरित्र के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, किंतु सच्चाई इससे कहीं दूर है। सच तो यह है कि सबकी हरकतें एक समान हैं। कारण क्या है इसका? सिर्फ और सिर्फ डॉलर की भूख। ये जो डॉलर की भूख है ये कहीं ना कहीं इनको अपनी जिम्मेदारियों और उत्तरदायित्वों से दूर ले जाकर खड़ा कर दे रही है। जिन यूट्यूबरों के द्वारा हफ्ते में 1 वीडियो 2 वीडियो डाले जाते थे, आज उनके द्वारा प्रत्येक दिन 7 से 8 वीडियो अपने चैनलों पर अपलोड किए जा रहे हैं, जबकि उलट होना चाहिए। वार के समय में तो खबरों का मिलना अत्यंत दुर्लभ हो जाता है, फिर किस रिसोर्सेज के माध्यम से, किन स्रोतों के माध्यम से आप इतना ज़्यादा अपडेट कर रहे हैं? जबकि सच्चाई से आप भी अवगत हैं कि जो सेना ग्राउंड पर लड़ रही है उसके पास भी इतना ज़्यादा रिसोर्स नहीं है, उसके पास भी इतने ज़्यादा स्रोत नहीं है खबरों के। वह अभी दिन में एक बार ब्रीफिंग कर रही है, एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, और वह अभी 15 से 20 मिनट का प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और ये जो यूट्यूबर हैं ये घंटे घंटे भर का 7 से 8 वीडियो जो लादे जा रहे हैं। आपको इन खबरों से बचने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं जो वर्तमान दौर है इसमें हथियारों के माध्यम से केवल युद्ध नहीं लड़े जाते हैं, अभी तो यह सूचना का भी युद्ध है, इंफॉर्मेशन वार का भी यह युग है। क्योंकि पहले जब युद्ध लड़े जाते थे तो सूचनाओं का इतना दौर नहीं हुआ करता था। आज इंटरनेट और मीडिया के क्रांति में ने कहीं ना कहीं इसके दुष्परिणाम को भी परोसा है, और आज हर किसी के पास सोशल मीडिया है और एक खबर तुरंत एक झटके में पूरे विश्व समाज में फैल जा रहा रायते की तरह। आज प्रत्येक देश वार में एक दूसरे को मनोवैज्ञानिक तौर पर प्रभावित करने के लिए, एक दूसरे देश के जनमानस को मनोवैज्ञानिक तौर पर जो है प्रभावित करने के लिए, तोड़ने के लिए विभिन्न प्रकार की फेक खबरें, विभिन्न प्रकार के फेक न्यूज, विभिन्न प्रकार के साइबर अटैक के माध्यम से वेबसाइटों को हैक करने के उपक्रम ये कर रहे हैं। इसलिए आपको इन सारे खबरों से बचते हुए केवल और केवल हम तो कहेंगे कि आप जो सेना के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है उसी को ध्यान से सुने और उसी पर विश्वास करें। हम जब तक संकट का दौर है तब तक अपनी बुद्धिमत्ता और अपनी विद्वता और योग्यता का परिचय न दे करके केवल श्रोता बन के कार्य करें तो शायद ज़्यादा उचित होगा। संकट टल जाएगा, आप व्याख्या कीजिएगा, आप अपनी विद्वता का प्रदर्शन कीजिएगा, देश आपका स्वागत करेगा, समाज आपका स्वागत करेगा। किंतु अभी अपनी विद्वता से बाज आएं। इसी के साथ हम अपनी बात को ही विराम देते हैं। बाकी आप कमेंट के माध्यम से अगर अपनी कोई बात रखना चाहते हैं तो अवश्य ही रख सकते हैं।